Hello friends, welcome back in this session. We will be doing your revisionary test paper for May 2020 attempt. पहले कुछ अमेंडमेंट्स दे रखी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी जो है उसके आगे से हम डिस्कस करेंगे. डिवीजन ए केस सिनेरियो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो ये जो है आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं लॉ में और इसे हम डिस्कस करेंगे. अ प्राइवेट कंपनी बाय द नेम नेहा लिमिटेड was incorporated in the year 2002. The registered office of the company Neha Private Limited was situated in city K of state Y. मतलब कोई स्टेट होगी यार, ठीक है, उसकी एक सिटी में जो है लोकेटेड है. 2002 में इनकॉर्पोरेट करी थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2018 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, द टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज 1010 करोड़. Net profit of the company for this financial year was 4 crore rupees. Board of directors of the Neha Private Limited consisted of only 2 directors. Private company है, 2 director हो सकते हैं. Mr. M, one of the 2 directors, was of the opinion that no corporate social responsibility committee of the board was required to be formed as for the financial year 1920 due to the reason that net profit of the company for the financial year was 4 crore rupees which was less than 5 करोड़. भैया तो तुम्हारा टर्नओवर तो ज़्यादा है ना, टर्नओवर तो ज़्यादा है तुम्हारा. एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको CSR कमेटी बनानी होती है. मिस्टर एंड द अदर डायरेक्टर was not having the same opinion as he was of the opinion that CSR corporate social responsibility committee of the board must be formed for the company नेहा प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है. नेट प्रॉफिट जो पिछले सालों का दे रखा है वो है करीब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो एवरेज जो है 2 करोड़ आएगा. 1 करोड़ प्लस 2 करोड़ प्लस 3 करोड़ डिवाइड बाय 3. कीपिंग द बेसिक प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. बहुत अच्छी बात है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं जरा. मिस्टर एम, वन ऑफ द डायरेक्टर्स, वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट नो CSR कमिटी वॉज रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म्ड. हाउएवर मिस्टर एन को लगता है कि CSR कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड. अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग विच वन ऑफ द 2 डायरेक्टर इज राइट एंड वाई. तो यार मिस्टर एन राइट है क्योंकि जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है. तो डेफिनेटली ऑप्शन बी होना चाहिए इसका आंसर, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ. द कंपनी नेहा प्राइवेट लिमिटेड मस्ट गिव प्रेफरेंस टू स्पेंड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स CSR इन द एरिया वेयर इट इज़ लोकेटेड, सिटी के ऑफ स्टेट वाई. तो जिस एरिया में आपका ऑफिस है, अगर एप्लीकेबल है CSR आपके ऊपर, तो आप डेफिनेटली उसी एरिया में जो है खर्च करने के लिए प्रेफरेंस दिया करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खर्चा करा करें. अकॉर्डिंग टू लॉ CSR कमिटी शेल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स. जी हाँ, ये बात सही है, पर जिसके 2 ही डायरेक्टर हैं उस केस में कोई दिक्कत नहीं है. ऑप्शन सी होना चाहिए क्योंकि जहाँ 2 ही डायरेक्टर होते हैं वहाँ मैंने आपको बताया कि 2 डायरेक्टर हो सकते हैं. आपको कितना परसेंटेज डालना होगा? देखिए आपका 2 करोड़ का कितना परसेंट होता है, बताइए बताइए. 2% डालना होता है तो कितना, 0.04 करोड़ होगा. फिर तो यही होगा ना ऑप्शन. एक बार इसके आंसर्स देख लेते हैं ज़रा. आंसर्स कहाँ लिखे हुए हैं? BDCA ये इसके आंसर्स हैं. तो हम लोग आंसर देखेंगे. पहले का BDCA. अरे वाह, कितने नंबर का है? नंबर तो दे ही नहीं रखे. चलो जो भी है, 4 नंबर है तो 4 नंबर मिल गए मुझे. आपको मिले क्या, वो आप बताएंगे. GHWX. अरे यार एक ही लिख देते, एक्स लिख देते, एक्स प्राइवेट लिमिटेड. इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों लिखा आपने? इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2009. बहुत अच्छी बात है. रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का जो है सिचुएटेड है इन सिटी T ऑफ स्टेट V. अरे यार नाम दे दो ना, दिल्ली में, मुंबई में, कहाँ है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इस कंपनी के 5 डायरेक्टर्स हैं, KNRUW. फाइनेंशियल ईयर जो है 1918-19 का जो है उसमें सेकेंड मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 7 सितंबर 2018 को. अच्छा, आउट ऑफ द 5 डायरेक्टर मिस्टर KNRW यानी 4 डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट. ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ रेजोल्यूशन ऑन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैटर्स वॉज पास्ड. While 3 directors, namely KNR, agreed with the resolution and voted in favor of the resolution, however, Mr. W did not agree with the resolution and voted against the resolution. Okay. जिस डायरेक्टर ने जो है रेजोल्यूशन का फेवर नहीं करा, डेफिनेटली मिनट्स में हम नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. मिनट्स ऑफ द सेकेंड मीटिंग held on 7 September were prepared and they were entered in the minutes book of meeting of board of directors. ठीक है. One of the director, Mr. K, was of the opinion that minutes of second meeting must be prepared and entered in the minutes book of meeting of board of directors by the end of October 18. अच्छा, तो मिनट्स में जो है कब तक एंट्री करनी होती है उसके ऊपर जो है क्वेश्चन मतलब एक तरह से आ रहा है.
However, the remaining 4 directors did not agree with the opinion of Mr. K because they thought it was not within the time limit as prescribed by the law. Okay. अक्टूबर सितंबर में हुआ है, वैसे सितंबर में मीटिंग हुई है और ये कह रहे हैं अक्टूबर के एंड तक जो है आप कर सकते हैं। हालांकि एक डायरेक्टर मिस्टर एन ने जो है ओपिनियन दी है दैट मिनट बुक ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द, ये जो अजीब सा नाम है, GHWX प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर स्टार्टिंग 2009 से 2015 शुड बी श्रेडेड टू ruins as these paper were taking a lots of space, उसको जो है फाड़ के फेंक दो। He further added that since the Companies Act 2013 is silent as to maintaining the minute books of meeting of the board of director, it is not necessary to maintain such minutes book। ऐसा नहीं है भाई, मिनट बुक तो मेंटेन करनी पड़ेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इस कॉम्प्लिकेटेड कंपनी के डिड नॉट डिसाइड एनी प्लेस वेयर द मिनट बुक्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी केप्ट। रजिस्टर्ड ऑफिस पे केप्ट करो भैया, और क्या है। कीपिंग द प्रोविजंस इन माइंड आंसर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकेंड मीटिंग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है 7 सितंबर को हुई है। मिनट्स ऑफ द सेकेंड मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट कंटेन, उसमें क्या क्या होना चाहिए, मिनट्स में क्या क्या होना चाहिए, बताइए बताइए। नेम ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर यू हु वाज एब्सेंट, नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स हु वाज एब्सेंट, एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु वाज प्रेजेंट, नेम ऑफ द डायरेक्टर्स KNRW हु वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। जो प्रेजेंट है उसका नाम तो आएगा ही ना, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। इसका ऑप्शन जो है डी है, सेकंड का जो है डी है ऑप्शन। तो ये कॉमन सेंस है, जो डायरेक्टर प्रेजेंट है उसका नाम आएगा, जो प्रेजेंट नहीं उसका नाम कैसे आएगा मिनट में। इन केस ऑफ रेजोल्यूशन टॉक्ड इन द केस स्टडी, द मिनट्स ऑफ द सेकंड मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर हेल्ड ऑन 7 सितंबर 2018 मस्ट कंटेन, भाई मस्ट कंटेन, जिसने अगेंस्ट में वोट किया उसका नाम तो आना ही चाहिए। नेम ऑफ द 2 डायरेक्टर है हु वर प्रेजेंट इन द मीटिंग एंड वोटेड इन द रेजोल्यूशन, 2 डायरेक्टर का नाम है, ठीक है। जिन डायरेक्टर्स को राइट है मीटिंग अटेंड करने का उनका नाम है। अरे भैया जिसने अगेंस्ट में वोट डाले वो मिनट्स में जरूर आएगा कि भैया इस डायरेक्टर ने जो है रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट डाला था, तो ये आंसर जरूर होना चाहिए। आखिरी पॉइंट है द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर के वॉज दैट द मिनट्स ऑफ द सेकंड मीटिंग ऑफ द बोर्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड एंटर इन मिनट्स बुक टिल द एंड ऑफ अक्टूबर 18 इज इनकरेक्ट। द ओपिनियन ऑफ मिस्टर के इज इनकरेक्ट बिकॉज, यानी इन्होंने पहले ही बता दिया तो इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्यों है वो बताना है, क्यों है क्यों है क्यों है, क्योंकि जो है 30 डेज में जो है एंटर कर देना चाहिए था, पहली बात। 60 डेज में एंटर कर देना चाहिए था, 90 डेज में कर देना चाहिए था, 120 डेज में कर देना चाहिए था। ओ बाप रे बाप। चलिए पहले इससे जो है पॉइंट नंबर बी है उसका आंसर देख लेते हैं। ये सेकंड पॉइंट आना चाहिए कि जिस डायरेक्टर ने अगेंस्ट में वोट किया उसका नाम जरूर आना चाहिए। तो बी का आंसर क्या है ज़रूर देख लेते हैं एक बार। बी का आंसर है बी। और वैसे जो देखा जाए तो सी है, तो सी का आंसर भी हमने देख ही लिया है, ए आ रहा है। यानी कि 30 डेज़ में जो है वो डेफिनेटली एंटर करना चाहिए, जो कि कॉमन सेंस है। 30 डेज़ हमारे पूरे कंपनीज एक्ट में हर जगह पे लिखा हुआ है। तो आपको नहीं भी आता तो भी यू कैन गेस इट राइट, कि भैया मिनट्स जब ही हो गई मीटिंग तो 30 डेज़ में मिनट्स बुक में जो है एंट्री हो जानी चाहिए। तो 7 सितंबर के बाद तो 6 अक्टूबर आएगा ना, 30 दिन काउंट कर लो कितना होगा, 6 या 7 अक्टूबर आएगा ना, तो काउंट कर लो। जी लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी CSR कमेटी है, उसने डिसाइड करा है पैसे को खर्च करने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज़ एंड रिमेनिंग हाफ जो है उसने डिसाइड करा है फैमिली मेम्बर्स ऑफ एम्प्लॉइज़। अरे वाह, अलाउड नहीं है भाई, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है अमाउंट स्पेंड करी नहीं CSR के लिए, क्योंकि वो आप एम्प्लॉय और उनके फैमिली के लिए नहीं कर सकते। मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग ऑफ अल्फा लिमिटेड विल बी कैप्ट एट कहाँ भैया, कहाँ बताइए बताइए। रजिस्टर्ड ऑफिस डीम्ड है ना, ये तो डीम्ड है ना, रजिस्टर्ड ऑफिस पर तो रखा जाएगा। आर परचेज सम गुड्स ऑन क्रेडिट, अगला क्वेश्चन आ गया क्या। तो ये 2 कर लेते हैं ज़रा, क्या है थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या है। थर्ड और फोर्थ का देख लेते हैं एक बार। तो थर्ड का है बी, फोर्थ का है सी। थर्ड का है बी, फोर्थ का है सी, तो ये तो हो गया। पॉइंट नंबर जो 5 है वो तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से आया है, तो वो तो हमने अभी तक किया ही नहीं है, तो जब हम करेंगे तब देखेंगे। अब है आपके डिटेल क्वेश्चंस, तो डिटेल क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हमने सारे प्रोविजंस कर लिए हैं, बट उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। MNP लिमिटेड जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, फ्री रिजर्व 50 करोड़ है। कंपनी को लॉस हुआ था 40 लाख रुपीज़ का आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन मार्च 19 का। कंपनी वॉज नॉट इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड फॉर द सेड ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स। हाँ, प्रॉफिट जब है ही नहीं करेंट ईयर में तो कहाँ से डिविडेंड दोगे। हाउएवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि भैया हम डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे 20% ऑन इक्विटी शेयर्स पेबल आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। एवरेज डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन लास्ट 3 ईयर जो है 25% है। और
आप 20% का डिविडेंड देना चाहते हो, आप बताइए ये सही है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन वन जो इतना सिंपल है कि आपका जो सेकंड प्रोविजन वो कहता है कि अगर इनएडिक्वेसी है प्रॉफिट की तो आप कर सकते हैं, आप रिजर्व से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसकी कंडीशंस ये है कि जो रेट है वो एवरेज, जो 3 साल का एवरेज है उससे ज़्यादा नहीं होगी, और इस केस में जो है कंडीशन फुलफिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट फ्री रिजर्व से, उसके बाद कम से कम जो है पेड ऑफ शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व का 1/10 जो है बचना चाहिए। आप जो है मैक्सिमम जो है आप 1/10 अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हैं। तो पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व जो है उसका 1/10 कितना बनता है, 10% बनता है, तो 10% आ गया आपका करीब 6 करोड़। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है, क्योंकि 2 करोड़ का डिविडेंड आप देने वाले हैं, 20% और 10 करोड़ देने वाले हैं, तो ये भी हो गया। अमाउंट जो आप विड्रॉ कर रहे हैं दैट शुड बी फर्स्ट सेट ऑफ द लॉसेज इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, एंड ओनली देयर आफ्टर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर शैल बी डिक्लेयर्ड। तो हाँ ठीक है, आप लॉसेज को एडजस्ट करने के बाद ही आप डिविडेंड दे सकते हैं। और जब आपने विड्रॉ कर लिया तो उसके बाद आपका पेड अप शेयर कैपिटल जो है, जो आपके रिजर्व्स हैं वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होने चाहिए। तो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेंस रिजर्व्स आपके कितने हैं। 50 करोड़ में से 2 करोड़ आप दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 48 करोड़ बच गए। और आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 10 करोड़, उसका 15% है 1.5 करोड़। तो यानी कि 1.5 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए, तो यहाँ तो ज़्यादा ही है ना। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो जब सारी कंडीशन फुलफिल हो गई तो दिक्कत क्या है, फिर तो आप कर ही सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन रटा हुआ है तो मतलब प्रोविजंस रटे हुए हैं तो आप लिख कर आ सकते हैं। क्वेश्चन 2 कहते हैं न्यू लिमिटेड अपॉइंटेड एन इंडिविजुअल फर्म नरेशन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर अपॉइंट किया गया था एट द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2019। मिसेज रीना है वाइफ ऑफ मिस्टर नरेश है, उसने इक्विटी शेयर जो है इन्वेस्ट करा हुआ इक्विटी शेयर में ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो कब इन्वेस्ट करा है वो आप देख सकते हैं, 30 सितंबर जो है अपॉइंट किया है, और ये 15 मतलब उसके बाद जो है इन्वेस्ट करा है। तो नरेशन कंपनी जो कंटिन्यू टू फंक्शन एज स्टेट्यूटरी ऑडिटर, आप बताइए कर सकते हैं नहीं, या उसे करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए ना। तो ये चीज़ यहाँ लिखी होगी कि डिस्क्वालिफिकेशन में क्या आता है कि आप 1 लाख से ज़्यादा जो है फेस वैल्यू का जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इस केस में जो है इन्होंने वैसे तो 1 लाख रुपए तक ही लिया है विच इज़ विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, तो तब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा नहीं लिया है। फर्दर आपका सेक्शन 141 बोलता है कि इफ ऑडिटर बिकम सब्जेक्ट आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन देन ही शैल बी डीम टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस। हालांकि इस केस में तो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं इवन आफ्टर 15 अक्टूबर 2019, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1 लाख तक है। 1 लाख तक है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, उसमें घनश्याम है, हैदर है, और एक इंदर सेन मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। साथ में जो है कंपनी का एक फुल टाइम सेक्रेटरी भी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है कंपनी की, वर साइंड बाय मिस्टर घनश्याम एंड मिस्टर हैदर। तो यार मैनेजिंग डायरेक्टर को तो साइन करना चाहिए ना, और साथ में कंपनी सेक्रेटरी अगर है तो उसे भी साइन करना चाहिए। तो क्या ठीक है या नहीं है बताइए आप मुझे। क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 है यहाँ पर ज़रूर दे रखा होगा कि वैसे तो किन किन को करना चाहिए। वैसे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, इन सबको करना चाहिए। बट कम से कम 2 डायरेक्टर को करना चाहिए जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, और अगर सीईओ है, सीएफओ है, कंपनी सेक्रेटरी है तो उन्हें भी करना चाहिए। इस केस में जो है मिस्टर घनश्याम और हैदर ने ही करा है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। मिस्टर जो इंदर सेन है उन्हें भी करना चाहिए था, और फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी उसे भी करना चाहिए था। और ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी करा हुआ है। कहाँ किया है, बुक में किया है सर। क्वेश्चन 4 कहते हैं EFG लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 17, नो जनरल मीटिंग फॉर द कंपनी हैज़ बीन हेल्ड टिल 30 अप्रैल 2019। ज़्यादा नहीं हो गया, कर लेना चाहिए था ना इनको, ईयर खत्म होने के दिसंबर तक कर लेना चाहिए था, 9 महीने के विदिन करना चाहिए था फर्स्ट AGM, इन्होंने की नहीं। रिगार्डिंग टाइम लिमिट ये पूछ रहे हैं, टाइम लिमिट क्या है और पावर क्या है रजिस्ट्रार की, कितना ग्रांट कर सकता है एक्सटेंशन। भैया फर्स्ट AGM के लिए ग्रांट नहीं होती है, मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो है 3 महीने से एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन आया है ये कह रहे हैं कि भैया आपको जो 31 दिसंबर 18 तक कर लेनी चाहिए थी। हालांकि जो रजिस्ट्रार है वो एक्सटेंड तो कर सकता है AGM, बट फर्स्ट AGM का नहीं कर सकता है। तो यहाँ तो 31 दिसंबर तक हो जानी चाहिए थी। रजिस्ट्रार के पास पावर नहीं है इससे ज़्यादा एक्सटेंड करने का टाइम पीरियड, तो क्या कर सकते हैं, टाइम तो हो गया। क्वेश्चन 5 कहता है ग्रीन लिमिटेड वॉज डीलिंग इन एक्सपोर्ट ऑफ रबर टू स्पेसिफाइड फॉरेन कंट्रीज। अच्छा ठीक है, रबड़ का एक्सपोर्ट करते हो आप, करो भैया। कंपनी वॉज विलिंग टू परचेज रबर ट्रीज इन AP स्टेट, आंध्र प्रदेश होगा। prospectus issued by the company contained some important extracts of the expert report and number of trees in AP state and the report was found untrue है क्या 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 प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी। तो प्रोस्पेक्टस का तो क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया ना, प्रोस्पेक्टस का
प्रोस्पेक्टस जब करेंगे तब करेंगे जिसके बेस पर जो है कंपनी जो है पैसे उठाती है। हालांकि फिर भी अब देखना चाहें तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी कंटेन सम इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द एक्सपर्ट रिपोर्ट, और एक्सपर्ट जो है वो गलत था, उसकी रिपोर्ट गलत थी। अब मिस्टर एंड्रू ने तो शेयर खरीद लिए इस बेसिस पे, एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बेसिस पर उसने खरीद लिए। हाईवर उसको कोई लॉस नहीं हुआ। क्या एंड्रू के पास कोई रेमेडी है? नहीं है। बताइए आप मुझे इस केस में बताइए। स्टेट ऑल्सो द सर्कमस्टेंसेस जहाँ पर एक्सपर्ट जो है वो भी लाइबल नहीं होगा। तो ये आपके प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। जिस पर्सन ने सब्सक्राइब कर लिया है प्रोस्पेक्टस को रिलाई करके, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी शेयर इशू करने के टाइम इशू करती है, पहले दिखती है, इन्विटेशन देती है, और लोग जो है उसे देखते हैं, पड़ताल करते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। हालांकि उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है वो मिसलीडिंग है, उसके बेस पर आप रिलाई कर लेते हैं, लॉस डैमेज को सफ़र करते हैं। तो उस केस में जो है एक्सपर्ट जो है ही शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन द पर्सन हु हैज सस्टेन्ड सच लॉस। हालांकि मिस्टर एंड्रू जो है उसे कोई लॉस तो हुआ नहीं, उन्होंने रिलाई करा, हालांकि उन्हें कोई लॉस तो हुआ नहीं, फिर भी वो चाहे तो कंपनसेशन या डैमेज क्लेम कर सकते हैं फॉर द लॉस, बट उन्हें कोई लॉस हुआ नहीं, तो उनके लिए तो कोई रेमेडी अवेलेबल है नहीं। एक्सपर्ट जो है लाइबल नहीं होता अगर उसने कंसेंट देने के बाद उसे जैसे ही पता लगा गलत है, उसने विड्रॉ कर ली कंसेंट, और राइटिंग में उसने बता दिया कि भाई मेरी जो कंसेंट दी है वो गलत है। प्रोस्पेक्टस जो है उसकी नॉलेज के बिना ही इशू कर दिया, तो फिर एक्सपर्ट को हम कैसे लाइबल ठहरा सकते हैं? एक्सपर्ट जो है लाइबल नहीं होगा फॉर एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन द कैपेसिटी ऑफ एन एक्सपर्ट एंड इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट जो है पर्सनल कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, एक्सपर्ट है, सीए है, या जो भी एक्सपर्ट है अपनी कैपेसिटी में दे रहा है, और या कोई भी उसने स्टेटमेंट दी है विच इज़ बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एक्सपर्ट, जिसकी नॉलेज उसके पास नहीं है, जिन चीज़ों पे उसने रिलाई करा है उसके बेस पर उसने दिया, तो दिक्कत नहीं है, वो जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में आप लोग दोबारा कर लेंगे, हम लोग कभी डिस्कस करने वाले हैं लास्ट चैप्टर आपका। क्वेश्चन 5 ये जो है आर परचेज्ड, अच्छा ये कहाँ ज़्यादा आगे आ गए क्या? ज़्यादा आगे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे हैं। ओके, क्वेश्चन 6 कहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है अजत लिमिटेड रिक्वायर्ड द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर्स टू कंस्टिट्यूट कोरम। तो बिल्कुल आपका आर्टिकल जो है हायर नंबर तो बोल सकता है, कम नहीं बोल सकता। अब कंपनी हैज 965 मेंबर्स एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग, फॉलोइंग पर्सन्स वर प्रेजेंट इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ए है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव है, तो भाई गवर्नर खुद तो आ नहीं सकता, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डी है वो वाई और जेड को रिप्रेजेंट करता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉक्सीज जो है, देखिए आप कोरम आपको जो प्रेजेंट आप कर रहे हैं तो वो आपका पर्सन प्रेजेंट इन पर्सन होने चाहिए, तो यहाँ तो 3 ही लोग प्रेजेंट है, तो 7 लोग तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या कहता है आपका एक्ट? बहुत लंबा इन्होंने तो 103 सेक्शन लिख दिया पूरा का पूरा कि भैया 5 होने चाहिए। हालांकि जो है 7 बोल दिया आपने, तो 7 बोल दिया तो 7 करने पड़ेंगे आपको। पब्लिक कंपनी है ना ये, कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम दे रखा है, पब्लिक कंपनी है ये। जो मेंबर्स पर्सन में प्रेजेंट होंगे वो काउंट होंगे, प्रॉक्सी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली खुद होंगे। कंपनी किसी और कंपनी की मेंबर है तो डेफिनेटली वो खुद तो नहीं आ सकती, रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। सिमिलरली गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, खुद तो नहीं आ सकते, रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। तो इस केस में जो है ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, बी और सी है एक्सक्लूड करेंगे, वो तो खैर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। डी जो है उसके 2 वोट्स होंगे क्योंकि वो 2 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी खुद तो आ नहीं सकती। तो इस केस में जो कोरम मैट ही नहीं हुई क्योंकि 7 लोग बने ही नहीं। इट शैल नॉट कंसिडर वैलिड कोरम फॉर मीटिंग, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा भैया कोरम के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं, कितने हैं, और वैलिड है या नहीं है। के लिमिटेड है, सब्सिडरी है ओल्ड लिमिटेड की, अरे वाह। डिसाइड्स टू गिव लोन ऑफ 4 लाख रुपीज टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हु इज नॉट KMP, ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ टू बाय 500 पार्टली पेड शेयर। देखिए आप पहली बात तो लोन जो है पार्टली पेड शेयर के लिए दे नहीं सकते, फुल्ली पेड के लिए दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं जो डेफिनेटली KMP नहीं है, तो आप जो है 6 महीने की सैलरी तक दे सकते हैं, यानी 1.8 लाख रुपीज़ तक। यहाँ पर आप 4 लाख रुपए का ले दे रहे हैं, तो बिल्कुल ही गलत है, नहीं कर सकते। और ये क्वेश्चन जो है आपका ऑलरेडी स्टडी मटेरियल के पीछे दे रखा है, हमने डिस्कस किया था। यादव डेयरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है, उसका रजिस्टर्ड इस आर्टिकल अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन 2014। Now directors of the company are of the view that provisions of the articles regarding forfeiture of shares should not be changed except by a resolution of 90% majority. While as per section 14 of the act, articles may be changed by passing a special resolution only, जिसमें 75% तक वोट चाहिए होते हैं। Hence one of the directors of the view that they cannot make a provision against the Companies Act. देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो है वो मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं,
अब यहाँ इन्होंने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई है, आओ देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन 8 है, सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आर्टिकल may contain provisions of entrenchment to effect that specified provision of the articles may be altered only if a more restrictive condition than special resolution are met। तो एक्स्ट्रा कंडीशन लगा सकते हैं। प्रोविजन फॉर entrenchment है shall only be made either on the formation of the company or by amendment of the articles agreed by all the members of the company in case of private company and by special resolution in case of public company। where articles contains provision for entrenchment whether made on formation or by amendment the company shall give a notice to registrar of such provisions। entrenchment का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। इस केस में जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो प्रोटेक्ट करना चाहती है and it wants to protect the provision of articles regarding the forfeiture of shares। it means it wants to make entrenchment of articles which is allowed but company will have to pass a resolution taking permission of all the members। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर आर्टिकल के जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग फॉरफीचर उसे अगर चेंज करना होगा तो 90% की मेजोरिटी चाहिए होगी। वैसे आपको पता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए 75% मेजोरिटी चाहिए होती है। बट यहाँ पर ये एक हाइयर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, इसे हम बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। तो एंट्रेंचमेंट करने के लिए प्राइवेट कंपनी के केस में सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए। तो अगर है तो ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत इन्हें नहीं आएगी। तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पर, और इन्होंने भी रेजोल्यूशन पास कर दिया, सही मेंबर ने एग्री कर लिया है। और फ्यूचर में अगर इन्हें कभी चेंज करना होगा तो डेफिनेटली 90% अगर एग्री करेंगे तो ही आर्टिकल में मॉडिफिकेशन कर पाएंगे रिगार्डिंग फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, राइट। सो इसी के साथ आपका आरटीपी भी हो गई है, बाकी तो आपके अदर लॉज हैं। तो अदर लॉज जब हम कर लेंगे उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।